अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। और बहुत मज़े की गुफ्तगू जो है हमने पहले हिस्से में अख्तर बलोच साहब से की और मैं उनको अख्तर बलोच भी कहूँगा, अख्तर भाई भी कहूँगा और वो जाहिर है कि हमारे दोस्तों में से हैं। और आप अख्तर हुसैन भी कह सकते हैं, अख्तर हुसैन बलोच भी कह सकते हैं। अख्तर हुसैन असल में तो मेरा नाम अख्तर हुसैन है, अख्तर हुसैन भी है, हुसैन का सितारा। बहरहाल कुछ भी कहा जाए उनको, बात तो हम उन्हीं से कर रहे हैं। और पहले इससे में बहुत मज़े की बातें हो रही थी और ब्लॉग्स पर बात हो रही थी। मैं ये सवाल उठाता हूँ कि जब एक इंसान कामयाब होता है, एक मेहनत करता है, जुस्तजू करता है और एक अपना स्टाइल भी बनाता है और आपके ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा पढ़े जाते हैं और 3 ज़ुबानों में वो आते हैं, उर्दू, सिंधी, अंग्रेज़ी, और आपका एक नाम इस्टेब्लिश हो गया। 3 किताबें आपकी, कराची वाला 2, कराची वाला 3। तो फिर एक बात तो ये होती है कि बहुत सारे लोग मासूमियत में आपके पास आते हैं, जैसे आपने बताया भी, और वो कामयाबी का फार्मूला जानना चाहते हैं और उनको ये एहसास नहीं होता कि एक आदमी का सफ़र जो है, अगर वो 5 बरस का या 10 बरस का है जिसमें वो ख़ास सिन्फ में काम कर रहा है, लेकिन उससे पहले भी उसका एक अपना एक मुतालिया है, सोबतें हैं, उसकी सोच है, उसकी फ़िक्र है और उसने मुख्तलिफ असनाफ पे काम किया है। तो उसके बाद अगर वो कामयाब हुआ है तो कामयाबी का फार्मूला कोई 5 मिनट का, 5 सेकंड का नहीं होता। इसके लिए अगर आपको काम करना है तो फिर आपको एक नई रियाजत करनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी। और ये स्टाइल जो आपने बनाया, मैं सवाल ये करता हूँ कि एक तो वो लोग आते हैं जो एक कामयाबी का फार्मूला आपसे पूछते हैं और ख़ुद आपकी जगह या आपके करीब आने की कोशिश करते हैं। दूसरा, हासिदीन भी हमारे यहाँ बहुत होते हैं, ऐसे हासिदीन जिनसे आपका कोई वास्ता भी नहीं होता और बस औक़ात जिनसे वास्ता होता है उनको भी बहुत तकलीफ़ होती है। ये दोनों के बारे में बताएं कि ये कौन लोग हैं। ये मतलब इसमें ये है कि हासिदीन से ज़्यादा जो है वो जो सरका नवीस है ना, वो सरका करने वाले वो बहुत जालिम होते हैं। वो आपकी पूरी की पूरी चीज़ को उठा के और सिर्फ थोड़ी सी तरमीम करके, अभी हमारे एक बहुत बड़े दानिशवर हैं, उनसे हमारा बड़ा वो सिलसिला, किसी बलोच दोस्त को उनकी कोई बात बुरी लग गई तो उन्होंने उनको लिख दिया कि भाई ये तो अख्तर बलोच लिख चुके हैं, इस तरह लिख चुके हैं। और वो बात फिर बहुत आगे तक गई और बाद में लोगों ने कहा अदबी कमेटी एक जो है सरके के ऊपर तहकीकात करे, ये वो, तो उसके बाद वो पीछे हट गए कि नहीं छोड़ें, बात ख़त्म हो गई। एक तो ये सरके वाले जो है ना, ये बड़े जालिम लोग होते हैं, मतलब पूरे के पूरे वो कहे ना कि चे दिलावर बदुज़दे क्या कितने दिलावर लोग हैं, दिलेर लोग हैं कि चोरी करते हुए जो है वो नहीं हथेली पे चिराग रखते हैं, बदुज़दे बकफ चिराग दारत। तो एक तो ये बड़े जालिम, हासिदीन की परवाह नहीं है। हासिद जितने आपके ज़्यादा होंगे आपके उतनी ही जो है वो आपकी शोहरत होगी। लेकिन उससे तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। आपका सारा माल ही लेके और अब बताएं अपने नाम से, और कोई एक नहीं, बड़े बड़े टीवी चैनल हैं उनके नाम लें तो मुझे एक बड़े टीवी चैनल के उसने मॉनिटरिंग वाले ने बोले भाई ये आपका पूरे का पूरा नवाबीन पे मैंने लिखा था, वो बोले आप उनको एक ईमेल तो कर दें। अरे मैंने कहा सर छोड़ें, ये तो काम, मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे तो जितना ज़्यादा हो तो उसमें। अच्छा, जो आते हैं मासूम लोग आते हैं, हम उनको इनकरेज करते हैं और उनमें से कई लोगों ने लिखना भी शुरू किया और बड़ा अच्छा लिखना शुरू किया और बहुत आलीशान लिख रहे हैं। देखें खालिद भाई, आप जो आप लिखते हैं, अब आपका नावल भी इंशाल्लाह आ ही जाएगा, उसके बाद हम कोशिश करेंगे हमारा भी नावल आ जाए। तो अब वो आप जो लिखते हैं वो आप लिख सकते हैं बहुत सर। वो मैंने आपसे कहा था, बात ये है कि आपका नॉन फिक्शन आपने इतना लिख दिया है कि पूरा ग्राउंड आपका बना हुआ है। फिर एक किस्सा गोई जो है आपकी शख्सियत का में एक हिस्सा है उसका, जो किस्सा गोई का है और बहुत मज़े में आप किस्से बयान करते हैं। तो नावल भी एक बड़ा किस्सा है और उसमें बहुत सारे, लेकिन लाज़िम बात है जितना आपका मुताला है और नावल और अफसाने और शायरी के हवाले से उतना मेरा नहीं है, क्योंकि मैं दुनिया में कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, तो हम इस पर भी बात करते हैं, पहले बात मुकम्मल कर। तो वो काम भी सिलसिला जारी रहा और चक्की की मुशक्क़त भी जारी रही। तो आपको तो माशाल्लाह मतलब काम ही यही मिला और आपने किया और बड़े आसान और बेहतरीन तरीके से किया। तो जो लोग आते हैं ना, नहीं मैं बिल्कुल कहता हूँ कि भाई अब उसमें ये है कि एक थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है कि वो लेग वर्क पे यकीन नहीं रखते कि भाई आप जाएं, अगर आपको माउंटा पैलेस जब तक आपने आंखों से देखा ही नहीं है तो आप माउंटा पैलेस पे क्या लिखेंगे भाई, किस तरीके से आप लिखेंगे कि उसके अंदर अंडरग्राउंड एक स्विमिंग पूल है, आपको पता है? नहीं पता।
तो फिर ये तो आपको जाके पता चलेगा ना भाई। ये जो वाइल्ड लाइफ की बिल्डिंग है, ये फ्री मेसन आता है, तो पहले आपको फ्री मेसन की तारीख तो मालूम होनी चाहिए कि फ्री मेसन था क्या, तंजीम कौन सी थी, यहूदियों की थी या नहीं थी। अगर यहूदी कब्रिस्तान है तो आपको जाना पड़ेगा। अख्तर बलोच ने तो उसकी तस्वीरें भी लगा दी हैं, सब कुछ लगा दिया, लिख भी दिया है, लेकिन आपको हो सकता है आप अपने अंदाजे नजर से देखना पड़ेगा चीज़ें। हाँ, हो सकता है मैंने कई चीजें उसमें से छोड़ दी तो आप उसमें डाल दें। आपके अंदर अच्छी बात ये है कि अख्तर भाई कि आप चीज़ों को बाकायदा जाकर, देखकर, समझकर, पढ़कर, उसके बगैर नहीं लिखता। तो इसीलिए आपकी जो तहरीरें हैं उसमें ज्यादा जान है और वसअत है, बल्कि बाज़ औक़ात तो मुताले भी करते हैं और फिर एक अपने उसलूब में उसे बाज़ औक़ात तो ये होता है कि जितना मेरे टेलीफोन का बिल आ जाता है तकरीबन वो ब्लॉक के जो पैसे मिलते हैं उसके आधे उसमें चले जाते हैं। लेकिन मैं जब तक बराह रास्त बंदे से बात नहीं कर लूँगा कि कहाँ थे आप उस वक्त, क्या था, और ये सारी चीज़ें करनी होती है ना, इस तरह तो नहीं है कि अच्छा मैं ये पूछूँ अगर कि एक मुसन्निफ़ की हैसियत से, एक सहाफ़ी की हैसियत से आपका जो एक बहुत दकीक काम है और बहुत मकबूल काम है, क्या उससे घर चल जाता है? नहीं सर, कैसे घर चलेगा। मेरे एक पब्लिशर दोस्त है, उनका नाम नहीं लूँगा, उनसे किसी ने पूछा कि वो रॉयल्टी किताब की क्या होती है, उन्होंने कहा पब्लिशर पैसे लेता है या नहीं लेता, देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो तो मैं जो पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में उससे और मेरी मिसेज खुद जॉब करती हैं, तो बड़ा हिस्सा तो नहीं, नर्स हैं, और बड़ा हिस्सा वो उसका पे करती हैं। और मेरे से किराए के मकान में आप रहते हैं, आपने अब तक कोई आलीशान बंगला कोई नहीं, उसके लिए बड़ी रियाजत की ज़रूरत है, वो हमसे होगी नहीं। और जो सहाफ़ी हैं उनकी रविश पे भी नहीं चले आपने ईमानदारी से, दिल तो बड़ा चाहता है बंगला हो, गाड़ी हो, बंगला हो, लेकिन मतलब ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, किसी की जेब से पैसे निकलवाने के लिए बहुत ज़्यादा जहानत की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा रियाजत की ज़रूरत होती है। वो मैं उसका मुतामिल नहीं हो सकता, मुझ में इतनी सलाहियतें हैं नहीं। तो ये हुआ। फिर उसके बाद जो है, अब जैसे मतलब लोग, यहूदी मस्जिद थी, रनछोड़ लाइन पे थी, अब वो जगह क्या है, इस पे यहूदी मस्जिद वाले ब्लॉग पे तो मतलब मुझे 1 महीना लगा उसको लिखने में। एक साहब ने लाहौर की वेबसाइट ने, उन्होंने कहा महीने में आप कितने लिख देंगे। मैंने कहा हो सकता है मैं 1 ही लिखूं, क्योंकि जब तक मैं खुद मुतमईन नहीं हुआ तो मैं तो वो बाद में वो उस पर फिर बाद में लोगों को पता चला कि भाई यहाँ पर है, और इस तरह यहूदियों की आखिरी निशानी एक बिल्डिंग पे उनका स्टार ऑफ डेविड लगा हुआ, वो कहाँ लगा हुआ है। फिर यहूदी मतलब किस सन में यहाँ से आखिरी यहूदी कौन से थे, कहाँ गए, किस इलाके में रहते थे। वो तो आपने बहुत देखे हैं, वो तो बहुत डिटेल में लिखा है, उसको उसके लिए ब्लॉग पढ़ना चाहिए। आप जो लोग देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त है वो। अच्छा, उसलूब का क्या मसला है? वसअतुल्लाह खान का उसलूब और आपके उसलूब पर भी बात कुछ हुई? हाँ, वो मुझे एक ने कहा, दोस्त ने, जान मुख्तलिफ लगता है। हाँ, मुख्तलिफ है वो। उसमें यह कि वसत का जो उसलूब है वो तो आप गज़ब का है ना, उसमें तो कोई दो राय है नहीं ना, कि वसत जिस तरह लिखता है, जितनी रवानी है उसके उसमें, और उतने फिर मैंने नहीं, उसको ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी नहीं थी, वो ये समझ रहे थे कि मैं, और फिर मैं वसत से बहुत मुतासिर भी रहा हूँ, ये नहीं, मैंने उनको पढ़ा भी है। हाँ, तो वो फिर मैंने देखा, फिर उसमें देखा, फिर मैंने थोड़ा सा अपना वो हवाले जात मैंने ज़्यादा कर दिए, मैंने अपना स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया, तो उसके नतीजे में फिर मेरा अपना एक अलग शनाख्त बन गई ना। और फिर मैंने इसको थोड़ा सा, लोगों का ख्याल है कि मैंने महदूद कर दिया अपने आप को सिर्फ यहूदियों तक, पारसियों तक, मसीहियों तक, हिंदुओं तक। तो मैंने उनसे कहा यार, मुसलमानों पे तो इतना कुछ लिखा जा चुका है कि मंदिरों पे भी लिखा, गुरु मंदिर आज तक किसी को नहीं पता है, वो हमने बताया कि गुरु मंदिर की तस्वीर लगा के कि भाई गुरु मंदिर है कहाँ, और गुरु मंदिर नहीं है, वो गुरु मंदिर है, ये भी हमने बताया। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो आई। लेकिन बुनियादी बात ये कि जब पहला ब्लॉग मैंने चील चौक पे लगा, तो उसका टीप का बंद ये था कि चील चौक उसका नाम क्यों पड़ा। ये बल्दिया कराची ने शहर की तज़ीन और आरइश के लिए यहाँ पर इकबाल का शाइन लगाया था। अच्छा। अब इकबाल के शाइन से बलोचों को जितनी वाकफियत होगी, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही नहीं थी, होगी, तो वो चील तक आ गए। वो 2 लोग वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने बोला ये क्या है, उसने बोला चील है बाबा, वो चील हो गई। तो आज तक वो एक दोस्त ने वहाँ पर किया प्रोग्राम, उसने बोले कहो क्या है, बोले चील चौक है, बोले क्यों, बोले इसके ऊपर चीलें बैठती हैं। तो वो थोड़ा सा लोगों को मज़ा आ गया उसमें। तो फिर उसके बाद मैं रुका नहीं और फिर मुसलसल लिखता रहा। तो ये जो आप का काम चल रहा है, इसमें आप ये समझते हैं कि जो अंदाज, एक तो मैं समझता हूँ कि किसी चीज़ को दरियाफ्त करना एक मुहक्किक के लिए वो भी एक सरखुशी होती है कि किसी चीज़ के बारे में खुद जान लेना,
पूरी तरह जान लेना, फिर उसे बयान कर देना। तो आप ये समझते हैं कि ट्रैक आपका ठीक है और ये सिलसिला चलाएंगे? देखें, अभी भी आज मेरी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई तो मैं वो बनवाने के लिए गया, तो मैं जब पैदल निकला मामा पारसी से, तो 2-3 बिल्डिंगें मैंने पुरानी देखी, उन बिल्डिंगों को मैंने देखा। इसी तरह मतलब मैं जाता हूँ तो मैं चलते फिरते मुझे एक घर मैंने देखा, उस पर लिखा होता प्रीत कुटिया। अब वो छोड़ गया होगा 47 में, लेकिन जिसने प्रीत कुटिया नाम रखा होगा है, अब एक बिल्डिंग का नाम प्रेम नवास रहने की जगह वो कहते हैं। अब जिसने प्रेम नवास यानी मोहब्बत के रहने का डेरा मतलब या जगह, तो वो मतलब हमने देखा कि इस तरह की भी, हाँ, तो ये चीज़ें होती हैं। अब तीसरी जिन्स पे जब मैंने लिखना शुरू किया तो तीसरी जिन्स एक बहुत ज़बरदस्त किताब है, इसके बारे में ज़रूर बताइए। हाँ, इसमें वो ये था कि सबसे पहले इनकी ज़बान सीखनी पड़ी। हाँ, वो 7 साल लगे थे तकरीबन इसका पहला एडिशन आने में। तो बाकी तो फिर अपडेट होती रही। इसमें इंटरव्यूज़ किए, उनकी ज़बान पूरी मैंने उनकी ज़बान डाली है, जिस पे वो बिंदिया राना नाराज़ भी हुई कि आपने हमारा सीक्रेट जो है आउट कर दिया, तो वो भी मैंने उनकी ज़बान भी पूरी इसमें डाली है। फिर उनके रस्म व रवाज क्या है, किस तरीके से, असल में बहुत प्यारे लोग होते हैं, लेकिन एक दबीस पुरस्कारियत कोई पुरस्कार मैंने तो इसमें लिख दिया, दफनाए कैसे जाते हैं, किस तरीके से, सब मैंने इसमें लिख दिया। मेहनत, हाँ, मेहनत बड़ी करनी पड़ती है उसमें। और थोड़ा सा ये है कि उनकी ज़बान में जब हम उनसे बात करते हैं तो बड़ी आसानी से वो लोग जवाब दे देते हैं, फिर खुल के बात करते हैं। तो उनकी ज़बान पहले सीखनी पड़ी, और ज़बान सीखने के बाद पंजाब के अगर हिजड़े हैं फॉर एग्जांपल, और सिंध के हिजड़े हैं या बलूचिस्तान के हैं, एक मतलब हिजड़ा ख्वाजा सरा खदड़ा मूरत नहीं, मतलब वो उस पर वो नाराज, जैसे सिंध में खदड़ा फ़कीर कहा जाता है कि फ़कीर हैं ये, इनकी बद्दुआ भी आपको लग सकती है, तो वो बहुत ज़्यादा डर लगता है। अच्छा, तो ख्वाजा सराओं के हवाले से बात हो रही थी अख्तर भाई, तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ आपसे कि अगर सिंध के ख्वाजा सरा हैं, बलूचिस्तान के हैं, या पेशावर में कोई ख्वाजा सरा है, पंजाब में है, तो उनकी माशरतें कुछ साथ साथ एक नहीं, एक ही रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना, गुरु चेले का जो रिश्ता होता है, फिर जो ये मांगते हैं उसमें गुरु का कितना हिस्सा होता है। फिर एक ये होता है कि जो इनकी मड़ी होती है या डेरा जो होता है, जो क्लासिकल सिंधी में उसको मड़ी कहते हैं, वहाँ पर कोई मर्द रात को नहीं ठहर सकता, सिर्फ ख्वाजा सराई। आपका अगर भाई किसी ख्वाजा सरा का आएगा तो वो रात नहीं टिक सकता, दिन में मिल के वो चला जाएगा। फिर ये होता है कि आखिरी उम्र में जो इनके रिश्तेदारों को पता होता है कि हमारा फलां बच्चा इस तरह है, तो फिर वो अगर तबीयत ख़राब हो तो उनको इतला कर देते हैं कि भाई आप अपने रिश्तेदार को ले जाएं, मतलब अगर तदफीन होती है तो। अब जब जनाजा जा रहा होता है तो ये थोड़ी पता लगता है कि ख्वाजा सरा का जनाजा है, उसको हर कोई कंधा दे रहा होता है उस पर ये, और कब्रिस्तान में भी नॉर्मली। एक और बड़ी आपकी अहम किताब है उर्दू अदब में इंसान दोस्ती, ज़ाहिर इसकी रिवायत है 17वीं सदी से 19वीं सदी तक, तो ये आपका थीसिस है एमफिल का, इसके बारे में चंद जुमले बताइए। हाँ, ये देखें, ये मैंने आपको बताया ना, जैसे कि मेरे दोस्त जो हमें ये कहते थे कि उर्दू शायरी में इंसान दोस्ती नहीं है, तो फिर हमने जब पढ़ना शुरू किया तो अब देखें आप, जाफ़र ज़टल्ली मैं तो समझता हूँ कि सबसे बड़ा इंसान दोस्त और पहला इंसान दोस्त शायर जो है, शायर जो कि शहीद भी मैं समझता हूँ, हाँ, फ़ारूक सियर ने उसको मरवाया। तो मैं ये और मज़ाहमत की वजह से उसने वो शेर लिख दिया, नौकरी गई उनकी, उसके बाद फिर उन्होंने कुछ, और उन्होंने हिज्र जो भी लिखी वो किसी आम आदमी की नहीं लिखी, उन्होंने बादशाह उमरा और ये वो सारे, और उस पर बड़े आदमी थे, हाँ, और बहुत जुबान जानने वाले और बहुत काबिल आदमी थे और बड़ी कुव्वत थी उनके पास। हाँ, तो वो अब उनको एक हमने सिर्फ उन्होंने मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने भी अपनी किताब में वो क्या है जो महदूद कर दिया उनके किरदार, नहीं, दो जुमलों में कि उसका जिक्र क्या है, वो तो उनको पहचाना गया। हाँ, अब काम हो रहा है, उनकी किताबें आई हैं। तो इस तरह ये वली दखनी हो गए, इस तरह नज़ीर अकबर आबादी बहुत बड़े के हवाले से, समाज के हवाले से कि उनका जो है नज़्में हैं, हाँ, और ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा। हाँ, अच्छा, तो बातें तो असल में आपसे इतनी होनी हैं कि क्या कहने, लेकिन वक्त की क्योंकि हमारे पास कमी है, तो चंद बातें और इश्क के हवाले से बताएं कि आपके अंदर जो है
वो इश्क की जो एक रिवायत है जो हमारे यहाँ चलती आ रही है, खुद आपकी शख्सियत में भी बड़ा इश्क है ज़ाहिर है, तो ये सिलसिले कहाँ तक चले हैं? भाई देखें, मुझे तो सबसे ज़्यादा इश्क जो रहा है वो अपनी ज़ात से रहा है। और मैंने हमेशा अपने आप से बहुत प्यार से और अपने रवैयों से उस पर मतलब मैं आपको बताऊं कि इस हद तक कभी कभी पशेमानी भी हो जाती है कि मैं यहाँ प्रेस क्लब के बाहर खड़ा था, एक बच्चा आया और पेन और रजिस्टर बोले आप ले लें, तो मुझे यूनिवर्सिटी पहुंचना था जल्दी, तो मैंने कहा यार हटो हटो। मैं रीगल चौक पे जब पहुंचा मैंने कहा यार हो सकता है ये ज़रूरत हो। मैं वहाँ से लौटा फिर, और लौट के मैं आया और उसके बाद जो है ढूंढा, वो बच्चा तो जा चुका था, वो गाड़ी निकल चुकी थी, पटड़ी चमक रही थी। तो मैं दोबारा यूनिवर्सिटी गया तो बच्चों ने मुझे कहा सर आज आप पढ़ा ठीक नहीं रहे हैं, जो मेरा एक अंदाज़ है। तो फिर मैंने उनको बताया भाई, मैंने कहा ये तो वो इस तरह की चीज़ें भी, ये जब आप अपने आप से इश्क करने लगते हैं तो फिर आप इंसान ज़ात से इश्क करने लगते हैं, फिर आपको तमाम इंसान प्यारे लगते हैं। जब तक आप अपने आप से इश्क नहीं करेंगे तो किसी और से इश्क करना मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल काम है। इश्क करने की पहली मंजिल ये। लेकिन हम यहाँ इश्क जो है उसके साथ साथ हम जमालियाती भी बात कर रहे हैं कि औरत के बगैर तो इश्क की जो है वो वजूद ज़न से कायनात में रंगा हो। औरतें भी आपकी ज़िंदगी में महबूबाएं भी आई? नहीं कोई इस तरह नहीं, इस तरह का नहीं रहा। नहीं मतलब मैं रोटरी इंटरनेशनल का, रोटरी इंटरनेशनल पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था, कलकत्ता में मुझे अवार्ड मिला। आप आदमी रहे? हाँ बिल्कुल, और रोटरी वगैरह में तो ख़वातीन और ये वो, लेकिन वो इस तरह की मतलब वो तवज्जो नहीं रही कि इसको कोई काम समझ के, क्योंकि ये तो काम है ना, इश्क वो कार्य मुसलसल है कि जिसमें हम अपने लिए, इश्क को कार्य मुसलसल है कि हम अपने लिए एक लम्हा भी पसंदाज नहीं, ठीक है ना, वो फिर आपने वो कार्य मुसलसल है जनाब, उसमें हमारे पास इतना कहाँ वो। अच्छा, एक बड़ी और दिलचस्प बात है कि कराची प्रेस क्लब में एक साल से कई दिहाइयों से बहुत सारे कुछ ऐसे लोग, मखसूस लोग थे जो रोज़ बैठने वाले हैं, रोज़, और उनमें से अब कुछ मंजर से हट भी गए, वफात भी पा गए, लेकिन एक दो लोग ऐसे हैं जो मुस्तकिल बैठते हैं, आंधी हो तूफान हो, उसमें अख्तर भाई भी शामिल हैं। तो ये जो इस प्रेस क्लब से आपका है और ये आपकी वर्क प्लेस भी है, यहीं से बैठ के आप बहुत से काम करते हैं, तो ये कब इम्तिहानी कापियाँ भी कब इस्तवार हुआ ये ताल्लुक? और ये वही 2003 से जब मैं यहाँ आया, और यहाँ दोस्त ऑलरेडी अशरफ खान साहब वगैरह, ये असल में कराची प्रेस क्लब से ताल्लुक उस वक्त बना जब डेनियल पर्ल केस चला हैदराबाद में। तो यहाँ से साहबियों मज़हर अब्बास, ज़रार खान, अशरफ खान और बहुत सारे लोग ये रेगुलर आते थे उसकी कवरेज के लिए। तो हम लोग वहाँ हैदराबाद से जाते थे, तो वहाँ सलाम दुआ दोस्ती यारी ताल्लुक सा बन गया। फिर वो जब मैं कराची आया तो उनसे ताल्लुक तो ऑलरेडी था, तो फिर उसके बाद यहाँ आ गए, फिर यहाँ बैठे तो यहाँ दोस्तों के साथ फिर गपशप का सिलसिला जारी रहा। फिर अदब दोस्त जितने भी हैं, खानदादा साहब हैं, शायरी, और दूसरे जो फाजिल जमीली हैं, वसतुल्लाह खान हैं, तो अशरफ खान है, तो फिर वो सिलसिला जब चल निकला तो चल ही निकला। लेकिन अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि कुछ दिन ऐसे हों जो आपकी ज़िंदगी से प्रेस क्लब मिन्हा हो जाए, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी? बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, यानी कि वो बहुत, ये दूसरा घर है आपका, मतलब सबका ही है। लेकिन वो ये है कि ये माहौल जो है ना, एक तो लोग, मैंने साफियों में देखा जो लोग सोशल नहीं रहते तो बाद में बहुत कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजारते हैं, जो सोशल रहते हैं, अपने दोस्तों से टच में रहते हैं, कभी लोग हाल हवाल पूछते हैं। मतलब ये खान अब 85 बरस के हो गए हैं, वो वार भी रहे हैं, और वो अभी भी मुझे फ़ोन करते हैं लंदन से भी, और क्या हाल है, खैरियत से हैं, और दूसरे हसीन भाई दोस्त हैं, कुछ गुजर गए, तो मतलब वो एक राब्ता एक दूसरे से रहता है। अच्छा, आपका अख्तर भाई हल्का बाब में देखता हूँ कि बहुत है माशाल्लाह, आपके ताल्लुकात की नौयतें बहुत हैं, क्योंकि आप इखलास की बुनियाद पर एक ताल्लुक इस्तवार करते हैं। सही, तो वो चलते हैं ताल्लुकात, ज़ाहिर है। अगर आप उसमें मफाद ले आएंगे, ज़ाती मफाद, तो फिर ज़ाहिर है कुछ चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। एक बहुत वसी हल्का बाब है माशाल्लाह। जी। और उसमें आपकी तख्लीकी शख्सियत भी ज़ाहिर है कि शामिल है। लेकिन अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि कोई 3-4 दोस्त हों आपके, तो आप कहेंगे यार ये तो मेरे दोस्त हैं, तो कौन होंगे? नहीं, इसमें देखें, एक तो मुस्तकिल बुनियादों पे हमारे दोस्त हैं अख्तर सुमरो में, और वो साथ ही बैठते हैं।
सईद जान बलोच हो गए, सईद जान बलोच हो गए। हाँ, ये मतलब वो हो गया अख्तर उसुमर, और मैं तो बैठते ही वहाँ साथ ही हैं, उठना भी साथ ही होता है। और कभी अगर मैं 1 घंटे लेट हो जाऊँ तो वो वाहिद आदमी है, वो फ़ोन कर लेते हैं। अगर वो 1 घंटे लेट हो जाएँ तो मैं फ़ोन कर लेता हूँ। मतलब अभी इस्लामाबाद गया मैं तो मैं फ़ोन पे उनसे, हालांकि वो बहुत मसरूफ़ है लेकिन रब्ता रहता है। तो वैसे तो सभी दोस्त हैं यार, आप भी दोस्त हैं, मतलब फाजिल जमीली साहब भी तो सैकड़ों पे है, हज़ारों पर है, लेकिन चंद लोग होते हैं दिल के। हाँ, वो वही है जो आपसे राब्ते में भी रहते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, वो मेरे एक दोस्त हैं, बड़े हर दुख सुख में साथ हैं। मेरे दोस्त है वो, मतलब कोई मुझे मतलब 3-4 बार मेरी कॉल अटेंड ना करे और फिर दोबारा मुझे कॉल करे और मैं पूछता हूँ कौन, तो सामने से 2-3 दोस्त हैं, बोले फिर डिलीट कर दिया। मैंने कहा यार फ़ोन पे वज़न पड़ा हुआ था खामखा इसको। भाई जब आप मेरी कॉल ही अटेंड नहीं करते, मैं इमरजेंसी में हूँ, मैं किसी परेशानी में हूँ, मैं कहीं इस्तराब में हूँ, तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अच्छा, एक बात और है कि अख्तर बलूच जो हैं हमारे, वो ऐसे लोगों में से हैं जिन्होंने कहीं से भी कुछ फैज़ हासिल किया है। तो ये असातिज़ा का जिक्र, अपने उन मेहरबानों का जिक्र बहुत मोहब्बत से करते हैं और इतनी अपनाइयत से करते हैं। जैसे रफ़ीक अहमद नक्श हैं, उनका जिक्र मैंने बहुत सुना है, और ये एक ऐसा वस्फ है जो आपके अंदर बरकत पैदा करता है। ये कहाँ से आपके अंदर आया? आखिरी सवाल है आपसे सर। बात ये है कि हमारे उस्ताद थे एक प्रोफेसर मिठा खान मरी साहब, फ़िलासफ़ी के उस्ताद थे, और हम लोग उनके घर पे जाते थे, तो वो ग्रीक फ़िलासफ़ी के मास्टर थे। तो वो इसी तरह की अपने असातिज़ा की और उसका जिक्र इतनी मोहब्बत के साथ करते थे, और हम आज भी प्रोफेसर मिठा खान मरी का जिक्र उसी तरीके से करते हैं। अली अहमद खान साहब आते हैं, वो हर बार अपने बेटे को यहाँ फ़ौज का रिटायर्ड करने लगे, जब मैं सड़क क्रॉस कराने जाता हूँ बताते हैं, और उनकी जो आवाज़ है कि भाई ये अख्तर बोले, वो बोले अब्बा आप मुझे बता चुके हैं। अरे बोले नहीं, हर बार इनका तारुफ ज़रूरी है। और वो यहाँ आते हैं तो सीधा हमारी टेबल पे आके बैठते हैं, कहते भाई मैं तो आप लोगों की वजह से आता हूँ और आपके पास ही बैठता हूँ। तो चलें, अब आखिरी सवाल साथ ये कर लेंगे, आने वाले 10, 15, 20, 25 बरस में आप क्या देखते हैं कि क्या करने हैं, क्या मंसूबे हैं? यार अभी तो किताबें कुछ हैं, वो उसमें नावल भी वो उस दिन आपका पढ़ के तो थोड़ा सा वो हसद भी हुआ कि देखो अब, लेकिन मेरा यकीन है कि आप नावल की तरफ आएंगे। वो मैं आऊँगा, लेकिन आपने लिखा तो मैंने थोड़ा सा वो, मेरा एक ख़राब नावल पढ़कर आपको यकीन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये है कराची वाला को, और वो करना है, तीसरी जिन्स को अंग्रेज़ी में लाना है, कराची वाला को भी अंग्रेज़ी में लाना है, ताकि तीसरी जिन्स की अंग्रेज़ी में बड़ी डिमांड है कि उसे अंग्रेज़ी में जल्द आना चाहिए, पूरी दुनिया में वो जाए। हाँ बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा, अख्तर हुसैन बलोच जो हैं, और अख्तर बलोच और अख्तर भाई के साथ एक मुकालमा जो है 2 हिस्सों में हुआ, और ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं, क्योंकि हम फिर अख्तर भाई से दोबारा वक्त लेंगे और ज़हमत देंगे और कोशिश करेंगे कि दोबारा कुछ नई बातें हों और नए मामलात पर गुफ्तगू हो। तो अदब व फ़नून नामे में खालिद मोइन को और अख्तर बलोच साहब को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़ व नासिर।